नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक गरीबी के बारे में। भारत देश एक बहुत ही गरीब देश है। विश्व के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में भारत का एक नाम आता है। इसलिए भारत में जो गरीबों की स्थिति है, जो दुर्दशा है, उसकी चर्चा हमारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले हम बता दें तो इस अध्याय में हम भारत में जो गरीबी के कारण हैं, क्या से संबंधित चिंताएं हैं और भारत में जो गरीबी का स्तर है उससे संबंधित चर्चा रहेगी। और इसके सरकार के द्वारा गरीबियों को दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उन पर भी हमारी इस वीडियो में चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम बता दें कि भारत में गरीबी का स्तर बहुत भयानक है। गरीबी का स्तर बहुत भयानक है। यहाँ के बच्चों को बहुत ही कुपोषित हैं। और चूंकि शहरी गरीबी, क्योंकि गरीबी के कई प्रकार होते हैं, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी, कुछ जो अलग अलग गरीबी होती हैं। परंतु जैसा कि अभी कोविड-19 का दौर देखा गया है, तो शहरी गरीबों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारे कारखाने हैं, वह बंद हो चुके हैं और शहर के जो लोग हैं वह गांव में पलायन कर चुके हैं। इसलिए शहरी गरीबों की मात्रा में वृद्धि देखी गई है। परंतु अमूमन ऐसा होता है कि गांव के गरीबों की संख्या में वृद्धि रहती है और शहरों में गरीबी नहीं रहती है। परंतु चूंकि कोविड-19 का दौर है, इसलिए जो परिस्थितियां हैं बहुत ही विपरीत हैं। इस कारण से जो गरीबी का स्तर भी विपरीत है। परंतु जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं, गरीबी की रूपरेखा में परिवर्तन आ रहा है, गरीबी की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार से हम भारत में गरीबी की स्थिति का पता इस बात से लगा सकते हैं कि भारत देश चूंकि कृषि प्रधान देश है, वो कृषि में सर्वाधिक गरीबी व्याप्त है। क्योंकि इस गरीबी की रूपरेखा को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार से है, भारत की जीडीपी किस प्रकार से है। उसके आधार पर हम भारत में गरीबी के स्तर को समझ सकते हैं। क्योंकि भारत में या फिर अन्य देशों में भी 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। यानी पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। ये 3 अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें कृषि गतिविधियां शामिल होती हैं। कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है और भी अन्य गतिविधियां होती हैं, वह इस क्षेत्र में शामिल होती हैं। और चूंकि जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें जो उद्योग संबंधी गतिविधियां शामिल होती हैं, जो सेकंड वर्ग की गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। चूंकि उद्योग संबंधित गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। और जो हमारा तीसरा क्षेत्र है वह सेवा वर्ग का क्षेत्र होता है। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग इस क्षेत्र में वास करते हैं। तो इन क्षेत्रों के माध्यम से, इन तीनों क्षेत्रों को समझकर हम भारत में गरीबी की स्थिति के अनुभव कर सकते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र है, क्योंकि अभी जो भारत देश है उसमें सेवा क्षेत्र बहुत ही व्यापक मात्रा में विस्तारित है। भारत का सेवा क्षेत्र पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है। परंतु औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत बहुत ही पिछड़ चुका है। विदेशों से वस्तुओं का आवागमन हो रहा है। और अभी कोविड-19 के दौर में चीन देश जैसे देश ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही परेशान कर दिया था, बहुत ही संकट में डाल दिया था। इसलिए भारत को औद्योगिक दृष्टि से भी अपनी आत्मनिर्भरता करनी होगी। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। परंतु क्योंकि हम इस अध्याय में गरीबी से संबंधित बात कर रहे हैं, तो गरीबी की स्थिति को समझने के लिए हम कृषि की स्थिति को देखनी होगी। क्योंकि भारत की लगभग 70% जनसंख्या इसी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। भारत की चूंकि ऐसे जो प्रमुख आंकड़ा है, उस आंकड़े की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े की बात करते हैं कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसमें लगभग 50% जनसंख्या इसी क्षेत्र में लगी हुई है। इसके अलावा जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें लगभग 25 से 27% जनसंख्या लगी हुई है। 27 से 28% जनसंख्या लगी हुई है। और जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है
जो हमारा जो तृतीयक क्षेत्र है, उस तृतीयक क्षेत्र में लगभग 17 से 18% जनसंख्या लगी हुई है। परंतु चूंकि अब आय की बात करते हैं, इस 50% जनसंख्या को केवल 10 से 20% आय प्राप्त होती है। इस 25% जनसंख्या को मात्र 25% आय प्राप्त होती है। और 18% जनसंख्या है वो लगभग 55 से 60% भारत देश की कुल जीडीपी में अपना योगदान करती है। तो इस प्रकार से इन 3 क्षेत्रों को हम समझकर भारत में गरीबी की दशा का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि कृषि है भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु भारत की गरीबी का प्रमुख कारण भी कृषि ही है। इसलिए भारत में गरीबी को समझना एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि में गरीबी व्याप्त है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे जो लगभग 85 से 90% जो हमारे किसान हैं वह सीमांत किसान हैं, वह लघु किसान हैं, और इनके पास बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रूप से हमारे यहाँ जमीन का स्तर व्याप्त है। परंतु जो केवल 10% जो हमारे यहाँ किसान हैं, उनके पास बहुत ही जमींदार टाइप के किसान हैं, वो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास पूरी संपूर्ण भूमि का लगभग 80 से 85% विद्यमान है। तो इस प्रकार से भारत में चूंकि औद्योगिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में तो जो व्यवस्था बनी हुई है कि गरीबी की ओर जा रहा है, अमीर अमीरी की ओर जा रहा है, उसी प्रकार से कृषि क्षेत्र में भी व्यवस्था बनी हुई है। क्योंकि अभी निजीकरण का दौर है, अभी जो प्राइवेटाइजेशन का दौर है, हमारे भारत में जो निजीकरण की परंपराएं दिन पे दिन विद्यमान बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए गरीबी का स्तर और दिन पर दिन बढ़ने की संभावना है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ने की संभावना है। तो आइए हम इस अध्याय में अब हम जानते हैं गरीबी के कारणों के बारे में कि किन कारणों से आखिर गरीबी भारत देश में बढ़ रही है, क्या कारण है। और क्योंकि गरीबी को समझने के लिए केवल हम आज के परिदृश्य को अब इस नज़र में नहीं ले सकते, बल्कि जो ऐतिहासिक भूमिका है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य भी इसमें जोड़ना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो गरीबी हर देश की अलग अलग कंडीशन होती है, दशाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए भारत देश की स्वतंत्रता के इतिहास से गरीबी को जोड़कर देखना होगा। सबसे पहले आइए हम इसके कुछ कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण थे कि भारत आज भी कृषि प्रधान देश बना हुआ है, जबकि चाइना जैसे देश और भी अन्य देश जो कि औपनिवेशिक काल में ही थे और भारत के साथ में ही या भारत के बाद में ही आजाद हुए थे, परंतु वहाँ के देश बहुत ही तरक्की कर चुके हैं और भारत अपनी वर्तमान स्थिति में लगातार विद्यमान है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अन्य देशों से तुलना करके भी हम देख सकते हैं कि भारत की स्थिति वर्तमान में क्या विद्यमान है। क्योंकि आइए अब हम भारत में जो गरीबी के प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में गरीबी का एक कारण नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ अभी सरकार चल रही है, पिछले दो लोकसभा से हमारे यहाँ जो मोदी सरकार विद्यमान है, उसके द्वारा भी कई योजनाएं जारी की गई हैं। उनका भी भारत में गरीबी पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीएसटी जैसी मुद्दे, जो नोटबंदी जैसी मुद्दे हुए थे, बेरोजगारी, गरीबी का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही गया है। नोटबंदी की स्थिति, उसके पश्चात गरीबों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो गई थी। और कोविड-19 के दौर में क्योंकि जहां भारत के जो लोग हैं उनकी आमदनी पहले से कम थी, उसके बावजूद भी और अन्य भी समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो आइए हम गरीबी के स्तर की चर्चा करते हैं, गरीबी के कारणों की थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण की बात करने वाले हैं, उनमें जो प्रमुख कारण है वह है भूमि सुधार। भूमि सुधार के माध्यम से भूमि सुधार भारत में गरीबी के क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख कारण है। भूमि सुधार यानी भूमि के क्षेत्र में सुधार। क्योंकि इस भूमि सुधार को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वह भारत जो देश था वह गुलामी के चंगुल में फंसा हुआ था। ब्रिटिश सरकार भारत को कब्जे किए हुए थी। आजादी का वह दौर था। उस स्थिति में जो भूमि संबंधी, जो खेती संबंधी व्यवस्थाएं थी, जमींदारी व्यवस्थाएं, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं चल रही थी और संपूर्ण भूमि
कि जो कर व्यवस्था थी वह कुछ लोगों के हाथ में हथियाए हुए थे। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास ही भूमि थी। परंतु जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के दौर में लैंड रिफॉर्म हुए, भूमि सुधार हुए। देश की सरकार ने भूमि सुधार करने के लिए बहुत से काम किए। विनोबा भावे जैसे नेता, विनोबा भावे जिन्हें भूमि सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है, इन्हें भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ये किया था कि जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में भूमि थी, उनसे भूमि लेकर, उनकी स्वेच्छा से भूमि लेकर जो गरीब लोग थे, जो भूमिहीन लोग थे, जो कृषक, जो लघु के कृषक थे, उन कृषकों को भूमि बांटने का कार्य किया गया। परंतु चूंकि विनोबा भावे इस आंदोलन के एकमात्र नेता थे, इनकी मृत्यु के पश्चात यह भूदान आंदोलन था वह समाप्त हो गया था और इस क्षेत्र में बहुत प्रगति नहीं हो सकी थी। इसका परिणाम आज हम देख सकते हैं कि लगभग 90% जो लोग हैं उनके पास वह अभी भी, जो 90% लोग हैं वह भी अभी भी कम, लघु या सीमांत बने हुए हैं। बहुत गांव में बहुत ऐसी संख्या में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जो भूमिहीन है, भूमि ही नहीं है। यह व्यवस्था आज से नहीं बल्कि आजादी के दौर से चली आ रही है और दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आइए हम गरीबी के दूसरे कारण की चर्चा करते हैं कि और क्या इस गरीबी को बढ़ाने के लिए और क्या कारण रहे थे या फिर और क्या कारण है, उनकी हम चर्चा करें। तो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है जो कि हमारे यहाँ जो इनहेरिटेंस, जो हमारे यहाँ जो पैतृक संपत्ति का जो सिस्टम है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो संपूर्ण जमीन होती है वह 4 से 5, चूंकि हमारे यहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, जनसंख्या पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो 4 से 5 भाई होते हैं उसमें भूमि बांट दी जाती है। इसलिए भूमि का आकार निरंतर कम होता जा रहा है और जो खेत हैं वो निरंतर छोटे छोटे हो जा रहे हैं, सीमांत खेत होते जा रहे हैं, जिसके कारण कृषि करना बहुत ही दुष्कर कार्य हो गया है। इसलिए भारत में गरीबी का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं। जैसे तीसरा प्रमुख कारण है कि जो मान्यताएं हैं, गांव में जो मान्यताएं हैं, प्रमुख मान्यताएं भी इस गरीबी को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई हैं। कई मान्यताएं भारत देश में व्याप्त हैं, भारत के गांव में व्याप्त हैं, क्योंकि शहर इस गरीबी से उबर चुके हैं। परंतु भारत में अभी भी मिथ्या मान्यताएं या आडंबर वर्तमान में भी विद्यमान है। भारत जैसा देश जहां पर स्वच्छता अभियान के माध्यम से, क्योंकि अभी स्वच्छता अभियान चलाया गया है, परंतु उस समय जो दौर है उसमें भी स्वच्छता अभियान नहीं था। उस दौर में कई अन्य व्यवस्था नहीं थी, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जो खर्च था, स्वास्थ्य संबंधी खर्च है उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो गांव के लोग रहते हैं वह कुछ भी खा लेते हैं। उनके खाने की जो प्रणाली है उसमें भी थोड़ा सा असमानताएं हैं या फिर कुछ कुप्रबंध है। उस कारण से भी उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी जल्दी ही बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रत्यक्ष रूप से ना सही तो परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जरूर गरीबी में योगदान बढ़ाती हैं। और एक साथ किसी व्यक्ति के यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उनके लिए सरकारी सुविधा नहीं रहती हैं और प्राइवेट अस्पतालों में बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में पैसे लगाकर उन्हें अपना इलाज करवाना पड़ता है। इसलिए गरीबी का निरंतर प्रवाह ही होता है, गरीबी निरंतर बढ़ती ही जाती है। इसके अलावा जो चौथा प्रमुख कारण गरीबी में वो है माइग्रेशन, विस्थापन भी गरीबी की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विस्थापन, क्योंकि विस्थापन का तात्पर्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, क्योंकि वर्तमान में ऐसा नहीं है कि तो गरीबी में चौथा प्रमुख कारण रहा है विस्थापन, माइग्रेशन का तात्पर्य यह होता है कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान का विस्थापन हो जाता है। जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाते हैं, शहर में अपना उद्योग ढूंढते हैं, धंधे ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें गांव में क्योंकि खेती का एकमात्र व्यवसाय है
खेती ही एकमात्र जो कि जीविकोपार्जन का प्रमुख एक साधन है। इसके अलावा उन्हें कोई अन्य कार्य नहीं होता है, परंतु जो खेती है वह केवल 4 से 5 महीने का कार्य ही रहता है। और चूंकि इसके अलावा रोजगार की तलाश में वह अन्य जगह पर जाते हैं, इसलिए माइग्रेशन या विस्थापन भी इस गरीबी के बढ़ने में प्रमुख कारण रहा है। क्योंकि गरीब माइग्रेशन चूंकि यह आज नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी जड़ें ऐतिहासिक भी रही हैं। भारत बांग्लादेश युद्ध हो या फिर अन्य जो युद्ध हैं, उनके माध्यम से जब 1971 में भारत के माध्यम से भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, तो बांग्लादेश की जनसंख्या भारत में प्रवेश कर चुकी थी। और जनसंख्या के बढ़ने के पश्चात करीब ऐसा माना जाता है इसके कारण लगभग 1 से 2 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी थी। और इस जनसंख्या को भार पूरी भारत की सीमित संसाधनों पर पड़ रहा है। भारत में संसाधन सीमित है और जनसंख्या उस समय 1 से 2 करोड़ लोग भारत में घुसपैठिए आ चुके थे। इन घुसपैठियों ने भारत की गरीबी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसके अलावा जो वर्तमान युग में अमेरिका जैसा देश है, अमेरिका जैसे देश की जो योजना चल रही है, जो अमेरिका जैसा देश भारत में H1B वीजा है, वो वीजा के माध्यम से वीजा ना देकर भारतीयों को बहुत परेशानी संकट में डाल रहा है। इसके माध्यम से भी भारत गरीबी के कहर से डूब रहा है। इसके अलावा अरब देशों में, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अरब देशों में भारत के बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी निवास करते हैं, परंतु कोविड-19 के दौर में यह कर्मचारी वापस आ चुके हैं। इसलिए विदेशों से मिलने वाली सहायता भी भारत के लिए कम हो चुकी है और यह भी गरीबी को बढ़ा रहा है। सरकारी योजनाएं भी गरीबी को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक इतिहास रहा है, जो हमारे यहाँ परिवारवाद रहा है, वह भी गरीबी को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। परिवारवाद रहा है, एक ही पार्टी की सरकार रही है, वह भी महत्वपूर्ण कारक है। परंतु यह कारक हमारे यहाँ मात्रात्मक कारक है, गुणात्मक कारक को नहीं ले सकते हैं। क्योंकि भारत की सरकार ने शुरू से ही भारत की इस गरीबी को समझने के लिए हमें भारत की अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा सा नजर डालनी होगी कि भारत में आजादी के बाद से अब तक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से गुजरी है, अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से चली है। उसके लिए हमें जब हमारा देश 1950 के बाद, चूंकि 1952 में चुनाव हुए थे, इन चुनावों के पश्चात 1952 से 1991 तक भारत 1991 से 2020 तक इस दो ड्यूरेशन को लेकर हमें चलना होगा। 1992 से 1991 तक, क्योंकि 1991 में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। इस समय भारत में निजीकरण की LPG की शुरुआत हुई थी। LPG यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत के दरवाजे संपूर्ण विश्व के लिए इस 1991 में खोल दिए गए थे। और 1952 से 1991 के जो बीच का समय था, उसमें भारत की मानसिकता संकुचित थी। भारत देश ऐसा चाहता था, भारत अपने आप को एक समाजवादी देश मानता था और भारत का व्यापार अन्य देशों से बहुत ही कम होता था। यानी भारत में जो अन्य देशों से निवेश नहीं आ पाता था, क्योंकि 1991 के पश्चात कंप्यूटर जैसे उपकरण, भारत में नई तकनीक आगमन हुआ। तो 1952 से 1991 तक भारत ने यह मानसिकता अपनाई थी कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेगा, विदेश की सहायता की आवश्यकता भारत को नहीं है। इस प्रकार का दौर भी भारत के विकास में, भारत की गरीबों की संख्या बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ है। उसके पश्चात 1991 से 2020 का दौर रहा है। क्योंकि इस अवधि में गरीबों की संख्या में कमी आई है, परंतु यह कमी उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 1991 से 2020 तक कई योजनाएं चलाई गई, जिनके माध्यम से भारत में गरीबी को कम करने में अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु क्योंकि गरीबी का एक प्रमुख कारण यह भी है कि जो हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं वह वास्तव में अमीर हैं और गरीब, उनका नाम अभी भी गरीबी रेखा में चढ़ा हुआ है। भारत के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से टैक्स केवल भारत की लगभग ऐसे आंकड़े आए हैं कि लगभग 1 से 2% जनसंख्या भारत की वह टैक्स दे रही है। इसके अलावा संपूर्ण जनसंख्या टैक्स नहीं दे रही है।
और अन्य जनसंख्या टैक्स नहीं दे रही है, तो टैक्स के माध्यम से सरकार का राजस्व है, राजस्व में कमी होती है, और राजस्व में कमी के चलते ही भारत की सरकार है वह विभिन्न योजनाओं में, वह पढ़ाई लिखाई में, वह स्वास्थ्य सुविधाओं में अपना योगदान नहीं दे पाती है। भारत में जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं नहीं है, भारत में जो रोड मोड इस प्रकार की सुविधाओं में कमी, इसका प्रमुख कारण है। भारत में कृषि संबंधित जो लोन मिलते हैं, कृषि से लोन मिलते हैं, उनके कारण सुसाइड, किसानों की आत्महत्या भी गरीबी का एक प्रमुख सूचक है, गरीबी के प्रमुख एक सूचक के रूप में हमारे सामने आती है। चूंकि भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण महिलाएं भी रही हैं, महिलाओं की स्थिति भी गरीबी का प्रमुख कारण रही है। भारत में अभी भी महिलाएं केवल ऐसा माना जाता है कि वह किचन के कार्यों में लगी होती हैं और अन्य कार्यों में उनका कोई योगदान नहीं है। पैसा कमाने का कार्य केवल पुरुषों पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से चूंकि भारत की आबादी है उसमें लगभग 47% महिलाएं भी हैं, तो इन महिलाएं हैं वह काम नहीं कर रही हैं, धन नहीं कमा रही हैं। जबकि विदेशों में ऐसा होता है कि महिलाएं घर का कार्य महिलाएं भी बाहर उठकर बाहर के कार्यों में अपनी रुचि लेती हैं, बाहर के कार्यों को करती हैं। तो भारत में जो महिलाओं की यह स्थिति है, इसके कारण भी गरीबी बनी हुई है। क्योंकि महिलाओं की एजुकेशन, महिलाओं को इसी प्रकार शिक्षा नहीं दी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि यदि उनको शिक्षा दे दी गई तो वह बाहर चली जाएंगी, अपनी जो उनका स्वभाव है, जो ऐसी व्यवस्था बनी है वह टूट जाएगी। इस कारण से महिलाओं की स्थिति भी गरीबी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीबी है, हमारे यहाँ जो गरीबी जैसे दो प्रकार की होती है। गरीबी दो प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट गरीबी और दूसरी होती है रिलेटिव गरीबी। एब्सोल्यूट गरीबी जैसे मान के चलिए, एब्सोल्यूट गरीबी का तात्पर्य है, जैसे मान के चलिए WHO ने कह दिया कि $1.90 जो व्यक्ति कमाएगा वह गरीब नहीं रहेगा। तो एब्सोल्यूट गरीबी है। जैसे मान के चलिए भारत की सरकार ने कह दिया कि गांव में कोई यदि व्यक्ति है वह 27 रुपये कमाता है, और यदि कोई व्यक्ति शहर में 33 रुपये कमाता है, तो वह गरीब नहीं है। तो यह एब्सोल्यूट गरीबी है कि निश्चित गरीबी इनके आंकड़ों के अनुसार गरीबी मानी जाएगी। और रिलेटिव गरीबी, दूसरी गरीबी होती है रिलेटिव गरीबी, मतलब भारत की तुलना में अमेरिका की तुलना में भारत की गरीबी किस प्रकार से है। क्योंकि अमेरिका में स्थितियां अलग हैं, भारत में स्थितियां अलग हैं, इसलिए भारत कभी भी अमेरिका की तुलना में गरीब देश ही माना जाएगा। भारत कितना भी विकास कर ले वह गरीबी ही माना जाएगा। इसलिए रिलेटिव गरीबी भी यह गरीबी का दूसरा इंडिकेटर है। क्योंकि अब हम बात करेंगे कि भारत में जो गरीबी है, यानी भारत में गरीबी की सूचक क्या रही है, किस प्रकार से भारत में गरीबी की सूचना मिली है कि भारत गरीब होता जा रहा है या फिर भारत एक गरीब देश है, इस प्रकार इसकी जानकारी हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दादा भाई नौरोजी रहे थे, दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने गरीबी को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादा भाई जो नौरोजी, जिन्हें भारत का ओल्ड मैन भी कहा जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने सबसे प्रथम गरीबी का जिक्र किया था, और 1938 में कांग्रेस की तरफ से एक एक्शन प्लान आया था, और एक्शन प्लान के माध्यम से भारत में 15 से 20 रुपए जिस व्यक्ति के पास में है वह गरीब, जिस व्यक्ति की आमदनी वह गरीब माना गया था। इसके पश्चात 1944 में, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में गरीबी की दिशा को मापने के लिए ये किस प्रकार से कार्य किए गए, भारत में गरीबी के सूचक किस प्रकार से मापा गया है, वह उसकी बात कर रहे हैं। 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान के माध्यम से गरीबी की पता लगाने का कार्य किया गया। इसके अलावा 1971
1971 सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 1971 साबित हुआ, जब एक व्यक्ति थे दांडेकर की अध्यक्षता में एक गरीबी का प्लान बनाया गया और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति कैलोरी के माध्यम से उन्होंने गरीबी को मापने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति इनकम के माध्यम से गरीब ना माना जाए, यानी गरीबी का सूचक केवल इनकम ना होकर अन्य चीजें भी हैं। स्वास्थ्य भी गरीबी का सूचक है, शिक्षा भी गरीबी का सूचक है। यानी किसी स्टेट में यदि वह बड़ा मतलब अच्छा धनी स्टेट है परंतु उसके पास शिक्षा नहीं है, वह भी गरीब माना जाएगा। इसलिए इनकम ना होकर बल्कि उन्होंने कहा कि कैलोरी को सिस्टम माना चाहिए और लगभग 2200 कैलोरी का उन्होंने 2000 से प्लस कैलोरी का आंकड़ा रखा था। और यदि किसी व्यक्ति को 2000 से कम कैलोरी मिलती है वह गरीब माना जाएगा। इसके अलावा फिर 1993 में भी इससे संबंधित प्रयास हुए थे और परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य रहा था वह तेंदुलकर समिति के द्वारा किया गया। क्योंकि 2009 में तेंदुलकर ने गरीबी के अनुमान लगाने का कार्य किया था और उसके पश्चात रंगराजन की समिति की अध्यक्षता में कमेटी 2013 में स्थापित की गई थी। उन्होंने भी गरीबी के आंकड़ों को प्रदर्शित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चलाई थी। परंतु जो भारत में गरीबी रेखा है वह डिसाइड करने में इन दोनों समितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु जो तेंदुलकर समिति के माध्यम से जो गरीबी का स्तर है, जो गरीबी रेखा का हमारे यहाँ कार्ड होता है, इसके आधार पर चलाया जाता है, तेंदुलकर समिति के आधार पर। क्योंकि पश्चिम बंगाल, भारत के राज्य भी इस गरीबी को लेकर बटे हुए हैं। उड़ीसा की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार इस तेंदुलकर समिति का समर्थन करती है, परंतु रंगराज समिति का कोई समर्थन नहीं करता है। और भारत में तेंदुलकर समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो गरीबी के स्तर की रूपरेखा तय की गई थी और उसी के अनुसार ही जो शहरों में करीब 33 रुपये और गाँव में करीब 27 रुपये के आंकड़े को, यदि इस आंकड़े को कोई व्यक्ति यदि उपभोग इतने नहीं कमा पाता है तो उसके लिए गरीबी की रूपरेखा, गरीबी की लिस्ट में माना जाएगा। इस प्रकार से भारत में कई प्रयास हुए हैं जो गरीबी को दर्शाते हैं। भारत में जो नीति आयोग है, भारत का जो नीति आयोग है, उसने भी गरीबी की दिशा को, जो गरीबी की मापन किया है वो कंजम्पशन के आधार पर किया है। कंजम्पशन, भारत में गरीबी का जो मापन होता है वो कंजम्पशन के आधार पर होता है। कंजम्पशन का तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य यह है कि ये कोई व्यक्ति कितना इनकम कर रहा है उसके आधार पर गरीबी या अमीरी नहीं मानी जाएगी, बल्कि कोई व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है, कितना वह खर्च कर पा रहा है, कितना उसके पास उसकी खुद की भूख मिट पा रही है कि नहीं मिट पा रही है। इस प्रकार से भारत में कंजम्पशन के आधार पर गरीबी का निर्धारण होता है और इनकम के आधार पर निर्धारण नहीं होता है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो गरीबी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। उन गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों पर हमारी चर्चा अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।